बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। इस चैप्टर में अब तक हमने ये देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है जी। एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी ही जैसी औलादों को पैदा करता है। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एक कहलाता है एसेक्सुअल और एक कहलाता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जो है वो फर्टिलाइज नहीं होते, कोई जाइगोट नहीं बनता, बल्कि एक ही पेरेंट अपनी ही जैसी औलादों को पैदा कर देता है, कोई वेरिएशन नहीं होती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गैमेट्स होते हैं जो आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और फिर वो जाइगोट डेवलप होकर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। फर्टिलाइजेशन मौजूद होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उमूमन दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, और वेरिएशन मौजूद होती है। प्लांट्स का फिर हमने प्लांट्स लिया। प्लांट्स में हमने एसेक्सुअल मेथड देखे जी। प्लांट में जो एसेक्सुअल मेथड होते हैं, नेचुरल एसेक्सुअल के अंदर हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन, एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जबकि आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक और प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन टेक्निक हमने पढ़ी। फिर हम बात कर रहे थे प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, इस पर हम बात कर रहे थे जी। हमने पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल देखी थी, लेकिन जरा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल होती है, इसलिए हम इसको जरा बार बार रिपीट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट की लाइफ साइकिल है, हमने आपको बताया कि जो प्लांट की लाइफ साइकिल होती है वो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रखती है। हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पैदा होगी, फिर दूसरी जनरेशन से पहली वाली जनरेशन पैदा होगी। दो जनरेशन होती हैं प्लांट में, एक कहलाती है स्पोरोफाइट, एक कहलाती है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट में डबल क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, और गैमेटोफाइट में हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पोरोफाइट एक स्पोर्स पैदा करती है, जबकि गैमेटोफाइट गैमेट्स पैदा करती है। ये दो तरह की जनरेशन होती हैं। प्लांट इनमें ऑल्टरनेट करता है, यानी प्लांट जो है स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट पैदा करता है और फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट पैदा करता है। यूं हम कहते हैं कि प्लांट की लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। और हेट्रोमॉर्फिक का मतलब है कि ये दोनों जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है। तो फिर हमने बात करी, हमने जो है वो एंजियोस्पर्म्स की बात करी। एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल को हम स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है जी। सिर्फ हम एंजियोस्पर्मिक देख रहे हैं जी। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास जो मेजर पौधा होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अब ये जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, ये वही होती है जी जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, ये सारे पार्ट्स मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन। इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, एक कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ये वो पार्ट्स कहते हैं, इन उन पार्ट्स को हम कहते हैं जी वेजिटेटिव पार्ट्स, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती बल्कि बाकी तक काम करती है। कौन कौन से होते हैं जी? रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन के। जबकि दूसरे तरह के पार्ट होते हैं जी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये वो पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगी, यानी गैमेट्स बनाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और प्लांट स्पोरोफाइटिक जनरेशन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। फिर हमने फ्लावर को स्टडी किया कि हमारे पास जो फ्लावर्स होते हैं उनमें 4 होल्स होती हैं, 4 होल्स, 4 पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये कलेक्टिवली कह रहे होते हैं। अगर हम इनके सिंगल सिंगल पार्ट्स की बात करें तो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। तो अब ये दो पार्ट्स जो होते हैं, जो दो पार्ट्स होते हैं, एक कैलेक्स कहलाता है और दूसरा क्रोला कहलाता है। अगर आप इनके सिंगल सिंगल की बात करें तो सेपल्स और पेटल्स, ये दोनों वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये कोई गैमेट्स नहीं बनाती, ना ही कोई रिप्रोडक्शन में ये हिस्सा ले रही होती है, ठीक है जी। जबकि दो जो होल्स होती हैं, दो होल्स, एक कहलाती है कोरोला या स्टेमन कह लें आप, और एक कहलाती है कार्पल। ये होते हैं जी इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब ये जो स्टेमन होता है ये मेल पार्ट कहलाता है, क्योंकि ये मेल गैमेट्स, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये जो कार्पल है ये फीमेल पार्ट कहलाता है, क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। स्टेमन का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था जी। स्टेमन का स्ट्रक्चर मैं जरा डिफरेंट कलर से बना देता हूँ।
स्टेमन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि जी ये ऐसी डंडी सी होती है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और इसके पास ये ऊपर जो मौजूद होता है ये होता है एंथर। जबकि कार्पल का मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, फ्लाक्स की तरह का होता है जी, ऐसा फ्लाक्स की तरह का। इसका टॉप पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, फिर ये जो डंडी है, ये जो नेक टाइप की है, इसको हम कहते हैं स्टाइल, और ये जो नीचे गोल मोटा पार्ट है इसको हम कहते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर जो मौजूद होते हैं वो होते हैं ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स है, दोनों को मैंने डार्क किया है जी, ओव्यूल को डार्क किया, ऊपर मैंने एंथर को डार्क किया है। तो ये हमारे पास पार्ट स्टेमन हो गया, कार्पल हो गया, फ्लावर का। अब स्टेमन की बात करें तो स्टेमन में ये जो फिलामेंट है और ये जो ऊपर एंथर है, ये जो एंथर है, एंथर को हम कहते हैं कि ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है जी हमारे पास, यहाँ साइड ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं, एंथर। एंथर इज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जहां माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो एंथर में माइक्रोस्पोर्स बन रहे होते हैं, लिहाजा एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। अब अगर आप एंथर को खोलते हैं तो इसके अंदर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है जी। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया था जी कि ऐसे 4 लोब्स होते हैं इसके तकरीबन, और हर लोब पर आपको ये मिलेंगे जी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं ये करते हैं मयोसिस, यहाँ हम लिख देते हैं मियोसिस। मयोसिस करते हैं जी, और मयोसिस से हमें पता है कि 1 से 4 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाती है 8। ठीक है जी। अब यहाँ तक सारे क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड थे, अब यहाँ हैप्लॉइड हो जाएगा। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम का हम जो है लाइफ साइकिल वो ब्लू से बना देते हैं, ठीक है जी, ब्लू से बनाऊंगा। अब ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मयोसिस करते हैं तो आपके पास माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स। और यहाँ हम जो माइक्रोस्पोर्स को हम नाम देंगे वो हम नाम देंगे पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ठीक है जी। मैं जरा पेज को ले जाता हूँ, क्या ठीक है, यहाँ तक कि तो आपको लाइफ साइकिल में बताया था, सिर्फ ये रिपीट कर रहा हूँ। स्टेमन में माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी वो बॉडी जहां माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। कौन है वो, एंथर। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो मयोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर्स एंथर में बनते हैं उनको हम नाम देते हैं पॉलन ग्रेन का। अब अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना दूं मैं यहाँ पर आपको साइड में, तो ऐसा होता है जी, इसकी एक आउटर रफ सी लेयर होती है जी, उसको हम कहते हैं हार्ड, बड़ी रफ हार्ड होती है, इसको हम कहते हैं एक्साइन। और अंदर जो है वो एक लेयर होती है, एक ये अंदर मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं इंटाइन, और अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। ये है जी एक पॉलन ग्रेन, ये माइक्रोस्पोर। अब ये जर्मिनेट करेगा। हमने लाइफ साइकिल पढ़ी है, माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करता है, माइक्रोस्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो बनते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। ठीक है जी। तो अब इस माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले जो है ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा और 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक कहलाता है ट्यूब न्यूक्लियस, एक कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस। और फिर जब ये ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है तो अब इसमें ट्यूब बनना शुरू हो जाएगी, और ये ऐसा हो जाएगा। ये ट्यूब बनी थोड़ी सी, ठीक है जी। ये इंटाइन से ट्यूब बनती है जी, एक्साइन जो है वो एज इट इज रहेगी, बस एक जगह से खुल जाती है और वहां से ट्यूब बनना शुरू हो जाती है। तो ये जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया ट्यूब न्यूक्लियस, और ये अब हो गया मेल गैमेटोफाइट। जर्मिनेट हो गया ना थोड़ा सा पॉलन ग्रेन, ट्यूब बनना शुरू हो गई, ये कहला गया मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है जी, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट्स। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा जी, माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है, ताकि क्रोमोसोम जो है ना एन नंबर है तो वो एन ही रहे। ये आपके पास ये मेल गैमेटोफाइट आ गया जी, ये तो ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, और ये आ गए जी 2 मेल गैमेट्स। और अब आपके मेल गैमेटोफाइट ने मेल गैमेट बना दिया। यहाँ तक हमने पढ़ा था मेल का। अब फीमेल पर आते हैं जी। ठीक है जी। तो मेल की पार्ट आपने समझ गए, स्टेमन के अंदर है एंथर्स। पहले वो नीचे की डायग्राम, स्पोरेंजियम्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम वो बनाते हैं जी माइक्रोस्पोर्स, और फिर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके बनता है मेल गैमेटोफाइट।
और मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाता है। तो हुआ कैसे, एंथर्स के अंदर थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, मायोसिस के जरिए उन्होंने पॉलन ग्रेन्स बनाए, पॉलन ग्रेन्स में ट्यूब न्यूक्लियस बनकर वो जर्मिनेट हुआ और मेल गैमेटोफाइट बन गया, और मेल गैमेटोफाइट ने 2 गैमेट्स बना दिए। अब आते हैं इधर फीमेल पार्ट पे, कार्पल पे। अभी डिप्लॉइड है इसलिए रेड यूज कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो फीमेल पार्ट होते हैं उनके अंदर एक बॉडी होती है जो कि मेल गैमेट बनाएगी, सॉरी फीमेल गैमेट बनाएगी, सॉरी फीमेल स्पोर। उसको हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं जी उस बॉडी को जो मेगा स्पोर बनाएगी, या यूं कह लो आप कि जी मेगा स्पोरेंजियम वो है जहां से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, यहां से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, लिहाजा ये मेगा स्पोरेंजियम कहलाएगा। और क्या होता है जी वो, ओव्यूल, ओव्यूल होता है। अब ओव्यूल का तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, आपको डायग्राम भी याद हो, ये रहा जी, काफी बड़ी डिटेल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें ये पार्ट बड़ा काम का है। इसको हम कहते हैं माइक्रो एंजियो वो एम्ब्रियो सेक मदर सेल। ठीक है, तो मैं सिर्फ एम्ब्रियो सेक दिखाऊंगा, हाँ, मैं पूरा ओव्यूल नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं सिर्फ एम्ब्रियो सेक बनाऊंगा। हाँ, अब यहाँ क्या होता है जी, जैसे ऊपर मदर सेल था, यहाँ पर भी होता है एम्ब्रियो सैक मदर सेल, एम्ब्रियो सैक मदर सेल। एक एम्ब्रियो सैक होता है जी, वो मयोसिस करेगा और 4 एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं, मयोसिस करता है और 4 एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं, 3 जाए हो जाते हैं और एक रह जाता है। अब वो जो एक रह गया ना एम्ब्रियो सैक, उसको हम कहेंगे कि वो है मेगा स्पोर, और वो मयोसिस चुके हो चुकी है, लिहाजा वो हैप्लॉइड होता है। तो अब मेगा स्पोर बन गया, मेगा स्पोर बन गया, और वो क्या है, वो है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है, और ओव्यूल के अंदर मौजूद होता है एम्ब्रियो सैक मदर सेल। वो मायोसिस के जरिए अपने आप को 4 एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट करता है, 3 बीज जनरेट हो जाते हैं, एक रह जाता है, और वो एक जो रह गया वो हमारे पास कहलाएगा जी कि वो है मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर जर्मिनेट होता है जी किसके अंदर, मेल गैमेटो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ये किस में जनरेट होता है, जर्मिनेट होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट में जनरेट होता है। अब वो कैसे जर्मिनेट करेगा, वो मैंने आपको उसकी न्यूक्लियस की डिवीजन बताई थी कि ये जी हमारे पास एक, अल्लाह आपका भला करे, एक एम्ब्रियो सेक, उसका एक न्यूक्लियस होता है, ये जी एक एम्ब्रियो सेक। अब जब ये जर्मिनेट होगा तो टोटल हमारे पास 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं ऐसे। ये माइटोसिस के जरिए अपने आप को एक दफा डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर एक दफा और डिवाइड करेगा, 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर एक दफा और डिवाइड करेगा, 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा जी, फीमेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, फीमेल, एक मिनट रुकिएगा जरा, पॉइंटर लिया मेरा, एक मिनट। अब फीमेल गैमेटोफाइट हम जानते हैं जी, फीमेल गैमेटोफाइट है, लिहाजा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट्स। तो वो भी मैंने आपको कहानी बताई थी कि ये जो ऊपर के 4 है इनमें से एक न्यूक्लियस आता है, नीचे के 4 है इसमें से एक न्यूक्लियस आता है, बीच में आके वो जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो ये बड़ा सा न्यूक्लियस बनता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसमें डबल क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n, हाँ, डिप्लॉइड हो गए। अब ऊपर के जो 3 रह जाते हैं उनको हम कहते हैं एंटीपोडल, नीचे के जो 3 है उनमें से 2 को तो हम कहते हैं साइनेटिड, एक हमारे पास जो है उसमें से वो फीमेल गैमेट बन जाता है। तो यहाँ पे भी 2 गैमेट्स हो गए, एक तो फीमेल गैमेट है, एक गैमेट ना कहें, उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि उसमें डबल क्रोमोसोम्स है। तो ये गैमेट है, ये मेल गैमेट है, दोनों मेल गैमेट के अंदर एन क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर फीमेल में ये गैमेट है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसमें डबल क्रोमोसोम है क्योंकि ये 2 न्यूक्लियस से मिलके बना है। ये हमारे पास गैमेटोफाइट भी तैयार हो गए दोनों, और दोनों गैमेटोफाइट ने गैमेट्स भी बना लिए। ये हमारे पास सेकंड जनरेशन होती है ये वाली गैमेटोफाइट, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां तक हमने पढ़ ली थी जी, ठीक है जी। उसके बाद होता है पॉलिनेशन,
एक मिनट जरा एडजस्ट कर लूं, मैं फिर आता हूँ वापस। अब आते हैं आगे। अब हमारे पास होता है जी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन में आपको बाद में, पहले ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपको पॉलिनेशन बताऊंगा कैसे होता है। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि पॉलिनेशन होगा। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ पॉलिनेशन, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा पॉलिनेशन क्या होता है, किस तरह होता है। पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन की मदद से हमारे पास ये जो दोनों मेल गैमीट है, ये यहाँ एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट के पास आ जाएंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास ये है जी फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है जी, ये इसके 3 एंटीपोडल्स आ गए। ये आ गया डेफिनेटिव न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये 2 साइनर्जिड्स आ गए, और ये आ गया एक फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेटोफाइट था, और ये दोनों मेल गैमेट आ गए। ये है जी हमारे पास मेल गैमेट्स। पॉलिनेशन के जरिए होगा ये। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा पॉलिनेशन क्या होती है। अब जैसे ये गैमेट्स करीब आ गए, नाउ इट इज टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन। और ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं, इनमें से एक मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा, और एक मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है जी, बाकी ये सारे जो हैं न्यूक्लियस जो बचे हुए एंटीपोडल्स और साइनर्जिड्स, ये डीजनरेट हो जाएंगे। हाँ? तो हम डायरेक्ट इन दोनों की बात करते हैं। तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस को जो मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा, ये बनता है जी 3 3n वाला एक न्यूक्लियस। क्योंकि 2 न्यूक्लियस, दो क्रोमोसोम जो है ना डिप्लॉइड, वो इसके थे सेकेंडरी के, और एक मेल के हो गए, तो 3n वाला बना। और यहाँ नीचे बना जी 2n वाला जाइगोट, ये 2n वाला। ठीक है जी, तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, इसमें थे 2n। मेल गैमेट जब इसको फर्टिलाइज करेगा तो कितने हो जाएंगे, ये 3n हो जाएंगे। ये बना जी ये 3n वाला, इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और जो हमारे पास एक फीमेल गैमेट था, उसमें n थे, ये एक मेल गैमेट आया, उसमें भी n थे, ये दोनों मिला, तो ये बन गया जी जाइगोट। तो ये जो नीचे 2n वाला है, इसको हम कहेंगे कि ये जाइगोट है। और ये जो ऊपर वाला है, इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। मैं एंडो लिख रहा हूँ बस, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहा जाता है। नाउ फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद एक डी जनरेशन का प्रोसेस शुरू होता है कायदा। पूरा एक डी जनरेशन का प्रोसेस शुरू होगा। डी जनरेशन के प्रोसेस में क्या होगा जी, कि आपके जो फ्लावर है ना, वो झड़ना शुरू हो जाएगा। उसका कैलेक्स खत्म हो जाएगा, उसका क्रोला खत्म हो जाएगा, उसके सारे एंथर्स झड़ जाएंगे, फिलामेंट झड़ जाएंगे। इवन कि वो जो कार्पल का स्टिग्मा स्टाइल था, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको वापस फ्लावर के डायग्राम पर लेके जाऊं, ये ना फ्लावर, ये जिन पे मैं मार्किंग करूंगा, ये कैलेक्स खत्म हो जाएंगी। चले कुछ कुछ फ्लावर्स में कैलेक्स रह जाती है, क्रोला खत्म हो जाएंगी जी, ये सारे एंथर्स, ये फिलामेंट्स खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। इवन के ये जो स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये 3 4 चीजें रह जाएंगी जी, ये 3 4 चीजें। ठीक है जी, तो वापस नीचे आ जाते हैं हम। हाँ, तब डी जनरेशन का प्रोसेस शुरू होगा जी, जिससे हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाएगा जी। बस ये देखें जी, ये ओवरी बची है, ये ओवरी है, और ये इसके अंदर है जी ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर हमारे पास एक है एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस 3n वाला, ये 3n वाला है। और एक है जाइगोट 2n वाला। ठीक है जी, बाकी ये वही थैलमस और जो है पेडिंकल है, ये थैलमस पेडिंकल लगी हुई है, और ये जो है वो कैलेक्स वगैरह लगे हुए हैं। बाकी पूरा फ्लावर जड़ गया, पेटल्स खत्म हो गई, स्टेमन्स खत्म हो गई, कार्पल का भी स्टिग्मा स्टाइल खत्म हो गया। बस क्या क्या बचा आपके पास, एक आपके पास ये ओवरी बची है जी, ये ओवरी है, ओवरी बची है। फिर ये ओव्यूल है आपके पास, और ओव्यूल में जो एंड वो था हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट था, उसके अंदर एक 3n है और एक 2n है। ये डीजनरेशन हो गई। अब डेवलपमेंट होती है, अब थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी जी, डेवलपमेंट होती है जी। अब ये डेवलपमेंट होके ये डेवलप होंगे। अब डेवलपमेंट का तो अभी आपने प्रोसेस नहीं देखना, बाद में देखेंगे हम। अब डेवलपमेंट से क्या होगा कि ये जो ओवरी है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट के अंदर। मैं जरा बड़ा सा बना देता हूँ। ये जो ओवरी थी ना, ये कन्वर्ट हो गई फ्रूट के अंदर। तो दैट ओवरी इज डेवलप इनटू फ्रूट। फिर ये जो अंदर ओव्यूल था, ये जो ओव्यूल था, ये बन गया सीड। तो ये जो ओव्यूल है, ये डेवलप हो गया सीड के अंदर। ये जो 3n वाला जाइगोट था, 3n वाला जो हमारे पास न्यूक्लियस बना था, ये हमारे पास डेवलप हो जाता है जी, और ये डेवलप होके बनता है
एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनता है जिसके अंदर खाना स्टोर हुआ हुआ है। एंडोस्पर्म बनेगा जिसमें खाना स्टोर हुआ हुआ है, ये वही 3N से बना है। और ये जो जाइगोट था 2N, ये छोटा सा एम्ब्रियो बन जाएगा, ये एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो कहाँ से बना है जी? जाइगोट यानी 2N वाले से। ये हमारे पास जो है ना फल तैयार होता है। खाते हैं ना, फल होता है, फल के अंदर फ्रूट होता है हमारे पास, फ्रूट को हम खाते हैं तो अंदर सीड होता है, सीड को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको कॉटिलीडन्स की सूरत में जो है वो एंडोस्पर्म मिलेगा, जिसमें खाना स्टोर हुआ था, अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो मौजूद है। तो बाकी सब जड़ गया, जो ओवरी थी वो डिवेलप होकर फ्रूट बन गई, उसके अंदर जो ओव्यूल था वो डेवलप होकर सीड बन गया, जो 3N वाला न्यूक्लियस बना था वो डेवलप होके एंडोस्पर्म बना है, और जो 2N वाला जाइगोट था वो डेवलप होके एम्ब्रियो बना है। अब इस फल को खा लिया जाएगा या खत्म हो जाएगा, कुछ भी कर लो, आप खा पी लो। ये सीड आप फेंक देते हो जमीन में, ये जर्मिनेट करता है। अब ये सीड जर्मिनेट करेगा। अब इस सीड के अंदर ये जो फ्रूट है, ये बेकार है जी, आपने खा पी लिया। अब ये सीड है जी, इस सीड में से ये जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो ग्रोथ करेगा। ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो ग्रोथ करता है। एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ करेगा, इस ग्रोथ के दौरान इसको जो खाना चाहिए, जो इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। और अब ये ग्रोथ करके आपका वापस स्पोरोफाइटिक बन जाएगा। डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हमारे यहाँ हो ही गए, तो इसमें भी हमारे पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है एम्ब्रियो में, और ये जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन बनी है ये डिप्लॉइड। ये है जी इसकी पूरी लाइफ साइकिल। आपने प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल देखी। तो हमने देखा जी कि हमारे पास यहाँ तक तो हमने कल ही देख लिया था, पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन के नतीजे में जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास आ जाते हैं। अब एक मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है, एक मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है। नतीजा हमारे पास एक यानी कि ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम्स का एक न्यूक्लियस बनता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और एक डिप्लॉइड क्रोमोसोम का न्यूक्लियस बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। अब फ्लावर डीजनरेट हो जाता है जी, हमारे पास सिर्फ ओवरी, ओव्यूल, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और जाइगोट बचता है। नीचे कैलेक्स और थैलेमस लगे हुए होंगे। अब ये जो ओवरी है ये डिवेलप होगी और फ्रूट बन जाएगा। ओव्यूल जो है वो डिवेलप होकर सीड बनता है। जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो डिवेलप होकर एंडोस्पर्म बनता है, और जो डिप्लॉइड जाइगोट था वो डिवेलप होकर एम्ब्रियो बनता है। फ्रूट को आप खा लेते हैं, उसके बाद जब आप सीड को फेंकते हैं तो सीड का जो एम्ब्रियो है वो अच्छी कंडीशंस मिलने पर जर्मिनेट करना शुरू करता है, ग्रोथ करना शुरू करेगा। इस ग्रोथ के दौरान इसको पानी चाहिए, वो अपनी जमीन से लेता है, ऑक्सीजन चाहिए वो भी जमीन से लेता है, खाना चाहिए तो खाना ये एंडोस्पर्म की शक्ल में स्टोर हुआ हुआ है, इस शक्ल में। तो अब इसको सारी कंडीशंस मिल गई जी, खाना मिल गया, बस असल कंडीशंस क्या है जी? ऑक्सीजन है, पानी है। जैसे वो मिलना शुरू हुई तो एम्ब्रियो जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। एम्ब्रियो ग्रोथ करते करते वापस आपका वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बन जाएगा। तो ये आपने देखा टू टाइप की जर्मिनेट वो है, टू टाइप्स आ रही है जी जनरेशन की, स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइट। इसलिए हमने इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, और हेट्रोमॉर्फिक क्योंकि आप देख लें स्पोरोफाइट में मैंने आपको बताया वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जबकि अगर आप गैमेटोफाइट्स को देखो, ये डायग्राम बनी है आपके पास, गैमेटोफाइट बिल्कुल स्पोरोफाइट से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अब जरा मैं वो एक्सप्लेन कर दूं, पॉलिनेशन। मैं कहा था ना पॉलिनेशन को थोड़ा मैं लेटर एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ा सा पॉलिनेशन पे बात कर लेते हैं। पॉलिनेशन एक मेथड है जी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये कहलाता है, ये है क्या जी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से, क्योंकि हमें देखें ये है हमारे पास फिलामेंट, ये है हमारे पास एंथर, और ये है हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी कि कार्पल। यहाँ अंदर जो है हमारे पास ओव्यूल है। अब पॉलन ग्रेन्स यहाँ बने, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन यहाँ बने। अब ये पॉलन ग्रेन, ये एंथर फटेगा, ये पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, और फिर ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा पे आके अटैच हो जाएंगे, ये अटैच हो गए। इस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को, ये जो है पॉलन ग्रेन्स आपके एंथर से स्टिग्मा तक जो जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या है जी? एंथर में जो हमारे पॉलन ग्रेन्स बने हैं, नाउ इट्स टाइम के जी एंथर रप्चर होता है, फट जाता है, और जो पॉलन ग्रेन्स है वो रिलीज होते हैं।
और वो फिर स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। इसके दो टाइप्स हैं, वो मैं भी आपको लेटर बताता हूँ। अब ये जो हमने पढ़ा था, हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारे पास पॉलन ग्रेन पहले ऐसे होता है जी, उसका एक न्यूक्लियस होता है और ये उसके जो है वो एक्साइन होती है। उसके बाद ये पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद जब ये यहाँ आएगा, स्टिग्मा में आएगा ना, तब इसकी डेवलपमेंट होती है। वो जो पॉलन मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ था ना, ये ट्यूब बनना शुरू होती है। ये हमारे पास जेनरेटिव न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। तो ये जो पोलन ग्रेन होता है ये एंथर्स के अंदर है, यानी कि जब वो होता है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल मायोसिस करते हैं, डिवाइड होते हैं, 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वो सारा मामला हुआ है एंथर में। फिर ये पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन के बाद जब ये स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं, तो ये जो ट्यूब मेल गैमेटोफाइट जर्मिनेट हो रहा है ये स्टिग्मा में होता है। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ था, ये जो हमारे एंथर एंथर में हुआ जी माइक्रोस्पोर का बनना। और ये जो जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बना है, मेल गैमेटोफाइट, ये पॉलिनेशन के बाद होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉलन ग्रेन्स है, जब ये आएंगे ना, अब यहाँ ये ट्यूब बनना शुरू हो गई, ये ट्यूब बनना शुरू हो गई, तो ये मेल गैमेटोफाइट हो गया। यहाँ भी ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप। तो यहाँ से हमारे पास एंथर ने माइक्रोस्पोर्स बनाए, दिस आर माइक्रोस्पोर्स। फिर पॉलिनेशन होती है जी, एंथर्स फटते हैं, पॉलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन, ये माइक्रोस्पोर्स, ये पॉलन ग्रेन्स जब हमारे स्टिग्मा में चिपक जाएंगे, अब ये जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये ट्यूब बनती रहेगी, फिर थोड़े बाद जो है यहाँ पे ये गैमेट्स बन जाएंगे। ये ट्यूब हमारी यहाँ ओव्यूल तक चलती है, ये ऐसे ओव्यूल तक जाएगी जी, ओव्यूल तक जाएगी, ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाएगी। ये आपने देखा है सुराग उसमें ओव्यूल के अंदर, ये जो सुराग है माइक्रोपाइल, इस सुराग, अब ये जो ट्यूब है ना वो यहाँ इस सुराग में एंटर हो जाती है ऐसे। ये पूरा मेल गैमेटोफाइट यहाँ तक एंटर हो गया। अब यहाँ पर वो अपने 2 मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देगा, ये राइट किया। और इसके आगे की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाला न्यूक्लियस इसको फर्टिलाइज करेगा, ये वाला न्यूक्लियस जो है वो इसको फर्टिलाइज करेगा। तो ये पॉलिनेशन हो गई, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको आप पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन से पहले हमारे पास माइक्रोस्पोर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और जब पॉलिनेशन हो जाती है, ये हमारे माइक्रोस्पोर स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं, तो अब ये जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्यूब बनाने शुरू करते हैं। फिर जब ट्यूब जब बन रही होती है, इसी दौरान जो है ये गैमेट्स बना लेगा, और फिर ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाके गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देगी। 2 तरह का पॉलिनेशन होता है जी, एक कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। 2 तरह का होता है, एक कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और उसी फ्लावर के, यानी अगर आपके पास ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, इसी के एंथर में से, ये एंथर है जी, यहां से पॉलन ग्रेन्स निकले और इसी के ही स्टिग्मा पे चिपके, इसी के स्टिग्मा में चिपक जाए, इसको आप कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या तो ये, या फिर इस एंथर में से निकलते हैं और इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाए, उसको भी आप सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक, यानी कि अगर यही एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर ये नीचे बना हुआ है, ये नीचे बना हुआ है जी, ये इसकी स्टिग्मा स्टाइल, ये आ गया इसका कार्पल, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है कि जी यहाँ से एंथर से निकले और इसी के स्टिग्मा में चले, और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है कि यहाँ से निकले एंथर और अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपकते हैं, इसको आप कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है जी, एक प्लांट के फ्लावर में से एंथर्स निकले और दूसरे प्लांट के फ्लावर के एंथर स्टिग्मा पे जाके चिपकते हैं, उसको आप कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये 2 तरह का पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन दोनों में हो रहा है कि जी एंथर जो है वो निकल के स्टिग्मा में जा रहा है, बस इतना सा फर्क है, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के एंथर्स निकलते हैं, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपकेंगे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा पे जाके चिपकेंगे। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर है जी, वो एक प्लांट है, उसका एक फ्लावर है, यहाँ से एंथर निकले, जैसे कि ये प्लांट 1 है, प्लांट 1 है, यहाँ से हमारे एंथर्स निकले और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके चिपके, ये यहाँ पे जाके ना इधर के स्टिग्मा पे चिपक जाए, तो इसको आप कहेंगे जी कि ये है क्रॉस पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन हो गई। अब पॉलिनेशन के अंदर वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कभी एनिमल्स ये हवा के जरिए निकल जाते हैं, यानी कि ये फटते हैं हवा के जरिए जो स्टिग्मा की तरफ बढ़ेंगे, या कुछ एनिमल्स वगैरह इनको ले जाते हैं, या पानी वाले फ्लावर्स हैं तो वाटर जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिनेशन को हेल्प करते हैं।
उसके बाद अब अगली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि हम प्लांट, छोटी छोटी सी बात है जो एमसीक्यूज में भी आ जाती है अक्सर, कि प्लांट में ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन हुई है इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है हर वक्त। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि दो मेल गैमेट्स, एक ये रहा मेल गैमेट, एक ये रहा मेल गैमेट, ये है जी मेल गैमेट्स। मेल गैमेट दो फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करते हैं। अभी हमने देखा है एक फीमेल गैमेट होता है कौन सा 2n, और एक फीमेल गैमेट कौन सा होता है n। तो ये इसको फर्टिलाइज करता है जी, और नतीजा हमारे पास क्या आता है, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस 3n वाला। और ये वाला मेल गैमेट जो है वो इसको फर्टिलाइज करता है और नतीजा हमारे पास क्या आता है जी, एक जाइगोट बनता है 2n वाला। फिर मैं इसके आगे की कहानी आपको बता चुका हूँ कि ये जो है वो एंडोस्पर्म बन जाएगा, ये जो है वो एम्ब्रियो बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं जी कि प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में एक वक्त में दो फर्टिलाइजेशन होती हैं जी, दो मेल गैमेट दो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर रहा है, लिहाजा प्लांट की फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिमिलरली थोड़ा सा एक टॉपिक है जर्मिनेशन का, उसको भी देख लिया। तो छोटे छोटे से टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब छोटे छोटे से टॉपिक आएंगे हमारे पास। एक है जी जर्मिनेशन, पॉलिनेशन मैंने आपको बता दी, फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दी, नेक्स्ट इज जर्मिनेशन। अब ये जो हमारा सीड बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, मैंने आपको बताया कि आपके पास ये जो है ये फ्रूट है, उसके अंदर ये सीड है, और उसके अंदर ये आपके पास सपोज कर लीजिए एंडोस्पर्म वगैरह है, ये हमारे पास एक छोटा सा एम्ब्रियो है। अभी सीड का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, फ्रूट, ये कहाँ से आई, ओवरी डिवेलप होकर फ्रूट बनी है। ये हमारे पास क्या है जी, सीड, ये कहाँ से आया, ओव्यूल जो है वो डिवेलप होकर सीड बना है। ये हमारे पास है एंडोस्पर्म, ये कहाँ से आया, जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना था वो डिवेलप होकर एंडोस्पर्म बना है। और ये हमारे पास जाइगोट है जी, एम्ब्रियो कहेंगे इसको अब हम, एम्ब्रियो कहते हैं। और ये कहाँ से आया जी, जो जाइगोट बना वो डेवलप हुआ। ठीक है जी, तो ये हुआ है फ्रॉम ओवरी, ये हुआ है ओव्यूल से, ये 3n वाला जो न्यूक्लियस था उससे बना है, ये 2n वाले जाइगोट से बना है। अब आप फ्रूट को खा जाए जी, फ्रूट को इस्तेमाल कर लें, दैट सीड, ये जब सीड है जिसमें ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, ये डोरमेंट होता है। डोरमेंट मतलब सोया हुआ, अभी इस वक्त एम्ब्रियो ग्रोथ नहीं करेगा। सीड जो है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उस वक्त ये सोया हुआ है, उस वक्त ये ग्रोथ नहीं करता। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये डोरमेंट। ग्रोथ क्यों नहीं करता, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए इसको कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। ऑक्सीजन है, पानी है, टेम्परेचर, तीन बड़े फैक्टर हैं, ऑक्सीजन, वाटर एंड, मैं आपको बताता हूँ जी कौन कौन से फैक्टर हैं जी। एक चाहिए होता है इसको ऑक्सीजन, पहला फैक्टर है ऑक्सीजन। सेकंड फैक्टर जो है वो क्या है, पानी। एंड थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर, मुनासिब सा टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर्स जब तक नहीं मिल रहा है उस वक्त तक सीड में जो एम्ब्रियो है वो सोया हुआ है। हम कहते हैं जी कि ये डोरमेंट कंडीशन है, डोरमेंट सीड है ये, एम्ब्रियो इज स्लीपिंग, एम्ब्रियो इस वक्त ग्रोथ नहीं करेगा, ऑफ हुआ है। हाँ, अगर आपने ये तीनों कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, ऑक्सीजन मुनासिब कर दिया जी, आपको इसको ऑक्सीजन चाहिए, आपने इसको ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर दी, आपने इसको वाटर सप्लाई करना शुरू कर दिया, आपने इसको टेम्परेचर सप्लाई करना शुरू कर दिया। कैसे, आप इस सीड को जमीन में डाल दें, सॉइल में जब आप डालेंगे तो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, वाटर भी मिलना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर भी मिलना शुरू होगा। नाउ ये एम्ब्रियो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अब ये जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा, इसकी ग्रोथ, इस कन्वर्जन को हम कहते हैं जर्मिनेशन। डोरमेंट सीड है वो जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर दे, प्लांट बनाना शुरू कर दे, इस प्रोसेस को आप कहते हो जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच अ डोरमेंट सीड वेक अप एंड स्टार्ट ग्रोथ। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए एक सोया हुआ एम्ब्रियो, सीड के अंदर जो एक सोया हुआ डोरमेंट एम्ब्रियो है वो जाग जाए और वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं, इस प्रोसेस को आप कहते हो जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के लिए हमने देखा है जी दैट थ्री फैक्टर्स आर नेसेसरी, जब तक ये तीन फैक्टर्स नहीं होंगे जर्मिनेशन नहीं स्टार्ट होगी। क्यों जी, मैं इसका रीजन भी देता हूँ आपको। अब हमारे पास हमने देखा है कि जी हमारे पास यहाँ एंडोस्पर्म की शक्ल में इसके पास फूड स्टोर हुआ है, फूड जो है एंडोस्पर्म की शक्ल में इसके पास स्टोर हुआ है, प्लस इस सीड के ऊपर जो है वो एक हार्ड कवर भी चढ़ा हुआ है, एक हार्ड कवर भी चढ़ा हुआ है जी, ये चढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं सीड कोट। ये है जी सीड कोट। सीड कोट इस डोरमेंट एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन कर रहा है, खतरनाक टेम्परेचर चीजों से इसकी हिफाजत कर रहा है। सीड कोट बड़ा हार्ड होता है। और ये जो एंडोस्पर्म है इसमें खाना स्टोर जरूर है, लेकिन ये खाना
तोड़कर रिस्पायरेशन के जरिए एनर्जी बनाने के काबिल नहीं है, स्टोर फूड है। अब अगर आप इसको जमीन पे डालते हैं तो ये पानी पहला काम क्या करेगा जी, पानी जो है वो सीड के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं इम्बिबिशन। पानी जो है, इम्बिबिशन क्या होता है जी, किसी सॉलिड के अंदर, अगर ये हमारे पास एक सॉलिड है, इसके अंदर पानी जो है वो हाई लो कंसंट्रेशन की वजह से अंदर आना शुरू हो जाए, यानी अंदर लो कंसंट्रेशन थी, बाहर हाई थी, अंदर लो थी, तो क्या हुआ, सीड जो है वही डिफ्यूजन हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, डिफ्यूजन हुआ, पानी जो है वो हाई से लो सीड के अंदर आना शुरू हुआ, जिससे सीड का साइज, सॉलिड का साइज बढ़ जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बिबिशन। है ये डिफ्यूजन ही, बस एक स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन है जो सॉलिड में हो रही होती है, जिसमें पानी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर आता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बिबिशन। तब आप इस डोरमेंट सीड को जब आप जमीन पे डालते हैं तो इम्बिबिशन होता है। पानी जो है, सराउंडिंग का जो पानी होगा, सॉइल का जो पानी होगा, वो हाई कंसंट्रेशन पे, अंदर सीड के कम पानी है तो लो कंसंट्रेशन हो गई, तो सीड के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। अब जब सीड के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, सीड का साइज बढ़ेगा, जिसको हम कह रहे हैं इम्बिबिशन। और इम्बिबिशन की वजह से ये जो सीड कोट है, एक तो ये नरम हो जाती है सराउंडिंग वाटर की वजह से, और इम्बिबिशन की वजह से फिर ये सीड कोट हट जाती है, सीड कोट रिमूव हो जाता है, ताकि अब ये जो जर्मिनेट करे तो ये बाहर निकल आए। अभी ये जर्मिनेट भी करेगा तो सीड कोट इसको बाहर नहीं आने देगा। तो पहला काम क्या हुआ वाटर का जी, इसने सीड कोट को खत्म किया इम्बिबिशन के जरिए। सीड कोट, पानी अंदर आया, जिससे इम्बिबिशन हुआ, सीड का साइज बढ़ा, सीड कोट नरम हुआ और वो खत्म हो गया। अब आपका डोरमेंट एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ करके बाहर आ सकता है। एक काम पानी ये करता है। दूसरा, ये जो स्टोर्ड फूड है जी इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म, ये जो एंडोस्पर्म की शक्ल में स्टोर फूड है, ये डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर, और डिजोल्व होकर फिर ये रिस्पायरेशन के जरिए तोड़ने के काबिल बन जाएगा। सीड अब इसको तोड़ सकता है। जब तक ये एंडोस्पर्म की शक्ल में था, सीड इसको नहीं तोड़ सकता, एम्ब्रियो इसको नहीं तोड़ सकता। अब इसने क्या करा, वाटर ने जो एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड था उसको डिसॉल्व कर दिया, सेल सेप की शक्ल में आ गया, और अब एम्ब्रियो जो है वो इस फूड को यूटिलाइज कर सकता है। दूसरा काम क्या हो गया जी, डिसॉल्व फूड प्रोवाइड कर दिया। डिसॉल्व फूड बता दिया जी कैसे। तो ये जो एंडोस्पर्म है हमारे पास, ये है एंडोस्पर्म, इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स स्टोर हुए हैं, लेकिन वो डॉर्मेंट सीड इस्तेमाल नहीं कर सकता एम्ब्रियो। पानी ने क्या किया, इस एंडोस्पर्म में से जो फूड था उसको डिसॉल्व फॉर्म में ले आया। अब इसको जो एम्ब्रियो है वो यूज कर सकता है, और अब एम्ब्रियो उसको यूज करना शुरू करेगा। तीसरा, कुछ इंजाइम्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, वो भी एंडोस्पर्म में मौजूद हैं, लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं। वाटर उनको एक्टिव बना देगा, वाटर उन एंजाइम्स को एक्टिव कर देगा, और अब वो एंजाइम्स भी मिल गए उसको, फूड भी मिल गया। देखिए यहाँ एंजाइम्स भी मिल गए उसको, फूड भी मिल गया, सीड कोड भी खत्म हो गया। तो अब ये ग्रोथ कर सकता है, सीड जाग रहा है जी, सीड एम्ब्रियो जाग रहा है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है पानी। पानी जो है आपके सीड कोड को खत्म करेगी। पानी आपके पास जो सीड एम्ब्रियो के पास जो रिजर्व फूड है एंडोस्पर्म की शक्ल में, उसको डिसॉल्व फॉर्म में अवेलेबल कर देगी, एम्ब्रियो के लिए वो मौजूद है। और जो एंडोस्पर्म में हार्मोन स्टोर हुए हैं उनको वो एक्टिव कर देगी। अब आपका जो एम्ब्रियो है उसको ग्रोथ करने के लिए जाहिर बात है एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके पास फूड तो आ गया, एंजाइम्स ने उसको जगा दिया। अब उसको ग्रोथ करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए उसको फूड मिल गया, लेकिन एनर्जी के लिए उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो यहाँ अब इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इस फूड को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालने के लिए इससे ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन लेगा, इस फूड को तोड़ के एनर्जी हासिल करेगा, एनर्जी मिलना शुरू हो गई, एंजाइम्स मौजूद है, अब ये ग्रोथ करेगा। और आप टेम्परेचर के बारे में जानते हैं जी कि हर एंजाइम्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये एंजाइम्स अगर टेम्परेचर खराब होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इस एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा, तो फिर ये सब प्रोसेस बेकार हो जाएगा। लिहाजा टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। तो ऐसे जो है वो जर्मिनेशन होती है। तो जर्मिनेशन क्या है जी, एक प्रोसेस है जिसके जरिए जो डोरमेंट सीड है वो जाग जाता है और ग्रोथ करना शुरू कर देता है, जिससे एक छोटा सा पौधा बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए जरूरी है कि हमारे पास तीन कंडीशंस होनी चाहिए। एम्ब्रियो को तीन कंडीशंस चाहिए होती है, ऑक्सीजन, वाटर और टेम्परेचर। वाटर जो है वो सीड को रिमूव करता है, एंडोस्पर्म में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको डिसॉल्व फॉर्म में लाता है, और एंजाइम्स को, हार्मोन्स को एक्टिव करता है, एंजाइम्स हार्मोन्स को एक्टिव कर लेगा। ऑक्सीजन जो है इस डिसॉल्व फूड को ब्रेक करके इसमें से एनर्जी निकालने में यूटिलाइज होगी, और टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए ताकि एंजाइम जो है वो काम कर सके। अब आपका सीड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू करता है। तीन तरह की जर्मिनेशन होती है, एपिजल जर्मिनेशन, हाइपोजल जर्मिनेशन और
एपिजल, हाइपोजल और विविपेरियस। तीन तरह की जर्मिनेशन होती है, तो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ होगा। एपिजल जर्मिनेशन में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ तो इजीली नजर आ जाएगा आपको। एक मिनट रुके जरा, मेरा पॉइंटर तो सही नहीं चलता हमेशा। अब ये जो है फर्स्ट, अब यहाँ मैं पॉइंटर यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वाली है एपिजल जर्मिनेशन, ये हाइपोजल जर्मिनेशन है, ये है विविपेरियस जर्मिनेशन। तीनों में हो रही है, तीनों में एक डोरमेंट सीड जो है वो जाग गया और वो ग्रोथ कर रहा है जी। बस फर्क इस चीज का है कि जो कॉटिलीडन्स होते हैं, अगर वो जमीन जर्मिनेशन के दौरान जमीन से बाहर आ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं एपिजल जर्मिनेशन। ठीक है जी, ये देखें, ये सीड का कॉटिलीडन है। अब यहाँ से ये देखें एम्ब्रियो ग्रोथ करने लग गया, ये रूट बन गई, तो ये ऊपर आ गया। लेकिन अब यहाँ देखें आप, कॉटिलीडन जमीन से बाहर आ रहा है। तो अगर जर्मिनेशन के दौरान जो कॉटिलीडन होता है वहां पे भी फूड स्टोर हुआ हुआ होता है, कॉटिलीडन भी रिजर्व फूड है। तो अगर वो कॉटिलीडन जमीन से बाहर आ जाता है, उसके बाद फिर वो आके जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, फिर खत्म भी हो जाता है एंड में। इसको हम कहते हैं एपिजल जर्मिनेशन। हाइपोजल जर्मिनेशन में प्लांट जो है उसका कॉटिलीडन अंदर ही रहता है सीड के, जमीन के अंदर ही रहेगा। ये रहा कॉटिलीडन। प्लांट जो है उसके जो एम्ब्रियो है वो ग्रोथ करके डेवलप करेगा, ऊपर का स्टेम आएगा, नीचे का स्टेम आएगा, लेकिन कॉटिलीडन जमीन के अंदर रहेगा। इसको हम कहते हैं हाइपोजेल जर्मिनेशन। और विविपेरियस के अंदर क्या होता है जी, कि प्लांट का ये जो फ्रूट होता है, ये अभी पेरेंट प्लांट से अटैच ही होता है, अटैच ही होता है। और अंदर फ्रूट के अंदर जो है एम्ब्रियो ग्रोथ करने लग जाएगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, अंदर वो ग्रोथ करना शुरू कर दिया, हालांकि स्टिल वो अटैच है पेरेंट प्लांट से। जब बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा, और टूट के जब जमीन में आएगा तो फिर अपनी फर्दर जर्मिनेशन को कंटिन्यू करेगा। इसको हम कहते हैं विविपेरियस जर्मिनेशन। ठीक है जी, तो ये हमने जर्मिनेशन भी देख ली।